जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 3 छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बताऊंगा, जिनमें से 2 अपडेट टर्की से है। और दोस्तों इन अपडेटों में मैं आप लोगों को टर्की के टैंक के लिए खरीदे जाने वाले नया इंजन और टर्की द्वारा किस तरीके से अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो के सबसे आखिरी अपडेट में रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-160 को कैसे रशिया द्वारा और उन्नत और घातक बनाया जा रहा है और कैसे इसमें नया इंजनों को लगाया जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पहला अपडेट है टर्की का अल्ते टैंक को लेके। हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि टर्की का BMC और साउथ कोरिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत साउथ कोरिया द्वारा अल्ते टैंकों के लिए इंजनों का सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों BMC के एक उच्च अधिकारी द्वारा डिफेंस न्यूज को जानकारी दिया गया है कि टर्किश कंपनी BMC और साउथ कोरियन कंपनी डोसान और ST डायनामिक्स के बीच में अल्ते टैंक के इंजन और ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को लेके समझौता संपूर्ण किया जा पाया। जबकि एक अन्य अधिकारी की तरफ से ऐसा ही सिमिलर बयान देते हुए इस कॉन्फर्मेशन को और पक्का किया गया। दोस्तों फिलहाल टर्की इन टैंकों को इंडोनेशिया और कतर जैसे देशों को बेचना चाहता है, जबकि बेसिकली टर्की का प्लान में इन टैंकों में जर्मनी निर्मित MTU इंजन और REN के ट्रांसमिशन सिस्टमों को लगाया जाना था। लेकिन दोनों देशों के बीच में चलने वाले पॉलिटिकल डिफरेंसेस और सीरिया में चलने वाले लड़ाई में टर्की के हस्तक्षेप की वजह से यूरोप के देशों के द्वारा टर्की के ऊपर लगाया गया हथियार के प्रतिबंध के बाद जर्मनी की तरफ से ऐसे इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम को सप्लाई करने से मना कर दिया गया था। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो अल्ते टैंक है ये बेसिकली साउथ कोरिया के K2 ब्लैक पैंथर टैंक के ही बेस पे बनाया गया टर्किश वर्जन है। और अब साउथ कोरिया की तरफ से ऐसे इंजन सप्लाई को लेके जर्मनी के साथ साउथ कोरिया का कोई भी मतभेद ना हो बोल के इन इंजनों में इस्तेमाल होने वाले कुछ जर्मन इक्विपमेंटों को भी टर्की द्वारा साउथ कोरिया द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। दोस्तों हाल फिलहाल के कुछ सालों में टर्की की तरफ से किए गए कुछ हरकतों की वजह से अमेरिका और यूरोप के देश टर्की के ऊपर काफी ज्यादा नाराज है। इन देशों की तरफ से टर्की के ऊपर हथियार के प्रतिबंध भी तो लगाया गया है, साथ में टर्की के कुछ हथियारों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों के सप्लाई को भी बंद किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में टर्की के T-129 हेलीकॉप्टर को ही देख ले, जिनमें इस्तेमाल होने वाले इंजन बेसिकली ब्रिटिश और अमेरिकी ओरिजिन है। उसे एक्सपोर्ट लाइसेंस देने से भी इन कंपनियों की तरफ से मना किया जा रहा है। ऐसे में टर्की अब एशियाई देशों की तरफ अपना नजर गड़ा रहा है और सुनने को यह भी आया है कि संभावित टर्की और भी ऐसे कुछ प्रोजेक्टों के लिए अन्य पार्टनरों के साथ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं टर्की के एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट द्वारा ट्वीट करते हुए जानकारी दिया गया कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा दूसरा लियोनार्डो वेस ATR-72 P-72 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को टर्किश नेवी के हवाले किया गया। P-72 असल में MELTEM-3 प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले ऐसे एयरक्राफ्ट है जो टर्किश नेवी में सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रोल को निभाएगा। जबकि इस प्रोजेक्ट के तहत पहले एयरक्राफ्ट को दिसंबर 2020 में टर्किश नेवी के हवाले किया गया था। तो दोस्तों ये MELTEM-3 प्रोजेक्ट असल में है क्या? दोस्तों MELTEM प्रोजेक्ट असल में ATR-72 एयरक्राफ्टों को एंटी सबमरीन वॉरफेयर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट है। 2020 के मध्य में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब TAI को इस प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी मिला था। जिम्मेदारी के तहत 6 ATR-72 एयरक्राफ्ट को ATR-72-600 ASW TMPA मतलब टर्किश मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करना है। दोस्तों ATR असल में फ्रांस और इटली के ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया एक ऐसा कंपनी है जिसके तरफ से ATR-72 नाम से एक रीजनल एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया था। दोस्तों अपग्रेडेशन के तहत इन रीजनल एयरक्राफ्टों में मिशन सिस्टम लिंक 16 और आधुनिक जनरेशन के कुछ हथियारों को इंस्टॉल किया गया है, जिनमें मार्क 54 लाइटवेट टॉर्पेडो भी शामिल है। दोस्तों जो मिशन सिस्टम को इसमें लगाया गया है उसका नाम एयर-वन मैरीटाइम सिचुएशन एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो मल्टीपल सेंसर्स के एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दुश्मन को डिटेक्ट और उसे ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं रशिया के टैक्टिकल बॉम्बर मतलब Tu-160 के अपग्रेडेशन और नया इंजनों के बारे में। हाल ही में रशिया के Tu-160 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने में जो काम किया जा रहा था उसमें रशिया को एक बड़ा सक्सेस मिला। इन टैक्टिकल बॉम्बरों में रशिया की तरफ से डोमेस्टिकली डेवलप किया हुआ NK-32 इंजनों को लगाया जा रहा है। और दोस्तों कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि नया इंजनों के साथ इन एयरक्राफ्टों के फैक्ट्री टेस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों नया इंजनों के साथ लैस हुए इन बॉम्बरों को लेकर अब कहा जा रहा है कि ये पुराने संस्करण के तुलना में एयरक्राफ्टों के रेंज को करीबन 1000 किलोमीटर तक बढ़ा देगा। इवन दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि फैक्ट्री टेस्ट के बाद इसे ऑन ग्राउंड टेस्ट या फ्लाइट टेस्ट के लिए एयरफील्ड तक भी लाया जा चुका है। दोस्तों ये जो Tu-160 MS बॉम्बर है ये रशिया के सबसे भारी भरकम और सबसे लंबे दूरी तक वार करने वाला बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जो KH-101 कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल और KH-102 परमाणु क्रूज मिसाइल से लैस है, जिसका रेंज करीबन 4500 किलोमीटर
तक है। जबकि इन एयरक्राफ्टों में अब इन मिसाइलों को तब्दील करके KH-BD नया जनरेशन के क्रूज मिसाइल को लगाया जाएगा, जो कन्वेंशनल और परमाणु दोनों तरीके के हथियार को लेकर उड़ान भर सकेगा। यह नया जनरेशन के मिसाइल को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि पुराने KH-101 और 102 मिसाइलों की तुलना में इसका रेंज भी अधिक होगा। दोस्तों, Tu-160 बॉम्बरों को रशिया की तरफ से अपग्रेड करते हुए आधुनिक बॉम्बर के लेवल में लाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में टोटल 16 के 16 एयरक्राफ्टों को ही अपग्रेड किया जाएगा। जबकि रशिया अपने बॉम्बर फ्लीट को मजबूत करने के लिए संभावित ऐसे 10 और एयरक्राफ्टों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, इस अपग्रेडेशन में खाली एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज नहीं करना है, बल्कि एयरक्राफ्टों के हथियारों में भी और कई सारे तब्दीली करना है और संभावित इसके लिए रशिया को 2030 तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि रशिया का ये जो बॉम्बर है मतलब Tu-160 इसका कैपेबिलिटीज क्या है। दोस्तों, 1981 में सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया गया ये रशिया का एक सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो 1984 से लेकर 1992 तक प्रोड्यूस किया गया। फिर इसे सोवियत यूनियन टूटने के बाद बंद कर दिया गया था। 2002, 2008 और 2017 में बाकी के बचे कुछ एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के लिए 3 बार इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्टों को रीओपन किया गया। दोस्तों, टोटल सोवियत यूनियन के जमाने में ऐसे 36 एयरक्राफ्टों को बनाया गया था, जिनमें 9 एयरक्राफ्ट टेस्ट एयरक्राफ्ट था, जबकि 27 इसके प्रोडक्शन वर्जन था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इनमें से 19 एयरक्राफ्ट यूक्रेन को मिला था, जबकि 1999 में एक समझौते के तहत यूक्रेन द्वारा 8 एयरक्राफ्टों को रशिया को हैंडओवर कर दिया गया, जबकि बाकी बचे एयरक्राफ्टों को यूनाइटेड स्टेट के निगरानी में यूक्रेन द्वारा स्क्रैप कर दिया गया। वहीं पे रशिया के पास ऐसा टोटल 17 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट 2018 तक था, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है और रशिया संभावित ऐसे और 10 एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर कर सकता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के खासियत को अगर देखें तो इसे उड़ाने के लिए 4 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बॉम्ब ऑपरेटर और एक डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर है। एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 54.1 मीटर मतलब 177 फीट 6 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन अगर 20 डिग्री में विंग को स्प्रेड किया जाता है तो करीबन 55.7 मीटर मतलब 182 फीट 9 इंच होता है, जबकि 65 डिग्री में यही विंग स्पैन 35.6 मीटर मतलब 117 फीट होता है, जबकि एयरक्राफ्ट का लंबाई 13.1 मीटर मतलब करीबन 43 फीट है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट के विंग को अगर 20 डिग्री में स्प्रेड किया जाता है तो इसका टोटल विंग एरिया करीबन 400 मीटर स्क्वायर होता है, जबकि अगर इसे 65 डिग्री में स्वेप्ट किया जाता है तो इसका टोटल विंग एरिया 360 मीटर होता है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 1,10,000 किलोग्राम है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 2,67,600 किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 2,75,000 किलोग्राम के आसपास है। एयरक्राफ्ट को फिलहाल पावर सप्लाई 4 सैम्बरस NK-321 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन के द्वारा किया जा रहा है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीबन 137.3 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 245 किलो न्यूटन है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को देखें तो इसका मैक्सिमम स्पीड 2220 किलोमीटर पर आवर मतलब करीब करीब मार्क 2.05 तक होता है, जबकि इसका क्रूजर स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर और इसका बिना रिफ्यूलिंग के लिमिटेड पेलोड के साथ अधिकतम रेंज 12,300 किलोमीटर तक है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर और रेट ऑफ क्लाइम करीबन 70 मीटर पर सेकेंड है, जबकि इसमें 2 इंटरनल वेपन बेस सिस्टम है, जिसमें करीबन 45,000 किलोग्राम के हथियारों को लगाया जा सकता है। इन इंटरनल वेपन बेस सिस्टम में 2 इंटरनल रोटेटरी लॉन्चर है, जिनमें 6 बड़े आकार के क्रूज मिसाइल या फिर 12 छोटे आकार के क्रूज मिसाइलों को लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।